क्वेश्चन सैम्पल पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन और ये बिलोंग करता है फाइनल अकाउंट चैप्टर से। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं सॉल्व। ठीक है, आइए देखिए ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 है, सैम्पल पेपर नंबर 6 का है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, कैश सेल दे रखा है। जब भी कोई चीज़ दे रखी हो ना, उसको इस तरीके से लिखो कि वो फाइनली टोटल बन के सेल या टोटल परचेज बन के निकलते रहे। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। ठीक है, कैश सेल कितनी है 1,20,000, क्रेडिट सेल कितने की है 80,000, तो टोटल सेल कितने की आ गई 2 लाख रुपीज़ की। और जो चीज़ नई निकल के आ जाती है ना, उसको बॉक्स बना दिया करो ताकि अलग ही टीचर को दिखे एग्जाम में कि आपने ये फाइंड आउट किया है। इसका मतलब क्या है, ये गिवन था, ये गिवन था, ये मैंने निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, अब मेरे पास क्या आ गई है, सेल आ गई है, कितनी 2 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना 40,000। परचेज मुझे दे रखा है कितना 1,40,000। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ध्यान से। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है बेटे, जब भी आपको परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल, ये सब आइटम किस अकाउंट के हैं, P&L के, बैलेंस शीट के, या फिर ट्रेडिंग के? ये ट्रेडिंग के है। तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, मैं इसको लर्न करने का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, अपोजिट वर्ड क्लोजिंग स्टॉक, परचेज अपोजिट वर्ड सेल, और जो बच जाए डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब सुनिए, दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 40,000, परचेज कितनी दे रखी है 1,40,000, सेल कितनी दे रखी है 2 लाख रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ ना दिया हो तो ज़ीरो मान लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, इफ़ क्वेश्चन साइलेंट, इफ़ क्वेश्चन साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। आप एक चीज़ को देखेंगे, आपके सामने एक चीज़ निकल के आ रही है, क्या, सेल आपको दे रखी है, और ये जो चीज़ है ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला मत रटना बेटे, एक ही चीज़ याद रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है। क्योंकि सेल का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और COGS का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। COGS का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। सेल का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और बचपन में आपने सीखा था SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला सीखा था आपने 5th क्लास में। तो ये यहाँ पर आके क्या बन गया है, सेल माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये 11th में बन गया। ये 5th से लेके 11th तक का सफ़र, कोई नई चीज़ है। तो सबसे पहले अब मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझको ये नहीं दे रखा है। अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको निकालिए। तो अब मैं सबसे पहले देखिए, कुछ ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक टाइप कौन सी है, आपको सेल दे रखा है, आपको सेल दे रखा है या उसको निकालने का तरीका दे रखा है, बात एक ही है। COGS आपको नहीं दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आपको दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दे रखा है, ऑन कॉस्ट दे रखा है बेटे, कितना 1/3%। आप इसको 1/3 कंसीडर कर सकते हैं, पूरे को। ठीक है, क्यों, आप जब इसको काटा पीटी करोगे तो 1/3 ही बनेगा। 33% का मतलब ये है, ये आप इस 33 को हटा दोगे तो 1/3 बच रहा है। ठीक है, अब सुनो, 1/3 हो गया,
ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है लेकिन कॉस्ट पे निकालने को, पर मुझे क्या दे रखी है इन्होंने, सेल। इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब है कि इस परसेंटेज को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन मेरे को दे क्या रखा है, सेल। अब सेल को कॉस्ट बना दो या फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को सेल बना दो, दो में से एक ही तरीका है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट सेल को तो मैं कॉस्ट में नहीं कर सकता जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये परसेंटेज ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें परसेंटेज कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट लिखो और इसके दो पार्ट करो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमको या तो ऑन कॉस्ट दी होगी या ऑन सेल दी होगी। कॉस्ट का मतलब COGS और सेल का मतलब तो आपको पता ही है। अब मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखी है या ऑन सेल दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट के नीचे लिखूंगा मैं 1/3। बेटे इसको 1/3 कहते हैं, इसको 1/3 कहते हैं। 25% दिया हुआ तो काटोगे पीटोगे तो यही, तो फिर 1/4 आएगा। ठीक है, 1/3 है। अब मुझे कॉस्ट से सेलिंग पे बनाना है। ठीक है, अगर कॉस्ट से सेलिंग प्राइस का बनाना हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तब सेलिंग प्राइस बनता है, ना कि माइनस होता है तब सेलिंग प्राइस बनता है। तो कॉस्ट में क्या करोगे तुम, इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो ये ऊपर जो लिखा है वो है प्रॉफिट और नीचे जो लिखा है वो है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तो 1 रुपया ही रहेगा, लेकिन नीचे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। सर आपने एक ही क्यों जोड़ा, क्योंकि प्रॉफिट 1 है। और सेलिंग प्राइस कैसे बनता है, CP प्लस प्रॉफिट से। CP कितना है 3, प्रॉफिट कितना है 1, तो SP कितना हो गया 4। समझ में आया? अब ये तो था लॉजिक। अब रट्टा, जब भी कभी ये 1/3 हो, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो तो 1/5 हो जाएगा, ये 1/6 हो 1/7 हो जाएगा। ये, और अगर ये दे रखा हो तो कम कर देना, ये दे रखा हो तो ज़्यादा कर देना, बस हो गया। समझ में आई ये बात? आई ये बात? नहीं आई? ठीक है। अब सेल का फ्रैक्शन आ गया मेरे हाथ में और सेल भी है मेरे हाथ में। जैसे ये दोनों मैच कर जाएं तो अब ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, सेल मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना निकल, सेल कितना है मेरे पास 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितने हो गए 50,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? अब सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो COGS नहीं आ जाएगा। सेल कितनी है 1,20,000, COGS मुझे नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000, सेल है 2 लाख की। ठीक है, अब इधर उधर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, COGS माइनस का रहेगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1.5 लाख। माइनस से माइनस कट गया, COGS कितना आ गया 1,50,000 आ गया ये। इसका मतलब ये मिल गया मुझे अब 1,50,000। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है, इसी को देख के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। ये फॉर्मूला है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1,50,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000, परचेज कितना है 1,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 0, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लीजिए। दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा वेजेस 5,000। ठीक है, अब वेजेस आ गया है इसके अंदर तो COGS निकल के आ गया। बस 5,000 की जगह पे क्या कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह 5,000 कर दो, कैलकुलेट कर दो, हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा आपका। निकालिए कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सैम्पल पेपर नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 30 का और है।
ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे है। ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। ये वाला हम लोग कर चुके हैं, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑलरेडी दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में, और कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का और है ये सैम्पल पेपर नंबर 6। क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए, और कह रहा है जो COGS है वो 60% है नेट सेल का। ठीक है जी। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसको कहते हैं बेटे, जो हम कोई माल बेचते हैं और वो रिटर्न होके अंदर आता है, तो बाहर गया था सेल के जरिए, अब अंदर आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड। तो क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरे को कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज़। ओके, दूसरा मेरे को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना, 20,000 रुपये। वेजेस एंड सैलरी, अगर सैलरी वर्ड होता तो फिर किस में जाता, P&L में, और वेजेस वर्ड अगर पहले आया तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना, 20,000 रुपये। और परचेज दे रखा है मुझको कितना, 10 लाख रुपए। अभी कह रहे क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। बेटे फॉर्मूला कोई चीज़ नहीं होती है, आप बस अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए और ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। रैदर देन क्रैमिंग द फॉर्मूला, जस्ट क्रिएट द फॉर्मूला। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट, अगेन याद कराने का सिंपल तरीका, अपोजिट वर्ड, ओपनिंग स्टॉक उसका अपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज उसका अपोजिट, सेल, और जो बच गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और लास्ट में आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरे ट्रेडिंग का एक मोटा माटी फॉर्मेट है, एक रफ आइडिया है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आइए आइटम जो हमें गिवन है उनको पुट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है मुझको 6 लाख रुपए। COGS बाद में निकालूंगा जब मुझे सेल पता चल जाएगी। और ये बेटे नेट सेल दे रखी, ये क्या है, नेट सेल का, और ये सिर्फ सेल है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। अगर आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा और उसमें से 10,000 क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो भी आएगा। ठीक है सर। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, वेजेस एंड सैलरी 20,000। परचेज दे रखा है मुझको 10 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मुझको 20,000 रुपये। अब आप देखिए मिसिंग क्या है इसके अंदर, एक तो सेल मिसिंग है और एक COGS मिसिंग है। COGS निकालने का तरीका है आपके पास, COGS में भी आपके पास क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दे रखा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अब इसने बोला है कि आपका जो COGS है वो सेल का 60% है, इसका मतलब ये 40% है। सर कैसे पता लगाया आपने, ऐसे पता लगाया कि ये बात हमको पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, बचपन में सीखा था हमने। कॉस्ट प्राइस के अंदर जब लागत के अंदर प्रॉफिट जुड़ जाता है तब जाके वो सेलिंग प्राइस बनता है। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, प्रॉफिट मुझे पता है 6 लाख है, सेल्स मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन मुझे परसेंटेज पता है। सेल होती है 100%, जिसके अंदर ये कह रहा है कि कॉस्ट नेट सेल का 60% है, तो ये कितना हो गया 40%। प्रॉफिट कितना है 40%। अगर मुझे 40% किसी का गिवन हो और उसके सहारे से 100% निकालना हो, क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस सर। कैसे सर? 6 लाख का 100/40 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 100% आ जाएगा। और 100% क्या है? सेल है। 100% क्या है? सेल है। तो माइनस करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 लाख रुपीज़, और डिवाइड कर देंगे, बल्कि इसी को कर देते हैं 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15 लाख
रुपए। सही है ये, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया है, ये 100% निकल के आया, मतलब ये कौन है, सेल्स निकल के आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्या COGS नहीं निकल जाएगा? अगर मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करूँगा और मुझे प्रॉफिट पता है, मुझे सेल पता है, क्या ये नहीं निकल पाएगी? निकल जाएगी। प्रॉफिट कितना है, 6 लाख, सेल कितनी है, 15 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, CP या COGS, CP की जगह क्या लिखा COGS, तो क्या COGS कितना हो जाएगा, ये 6 लाख वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 लाख रुपए। COGS निकल के आ गया, फॉर्मूला पुट करो, क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। COGS क्या होता है, ये होता है सेल को छोड़ के, ये मेरा क्या है COGS। फॉर्मूला कैसे बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। तो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 रुपये, परचेज कितना है 10 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक वही निकालना है, COGS कितना है 9 लाख रुपए। कैलकुलेट करके बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। तो ये आपका आ गया है अब 1,40,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना इसको याद करने के लिए कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको देखिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ग्लास है, ये ग्लास में इतना पानी है और इतना खाली है, तो ये जो पार्ट है ये है कॉस्ट प्राइस, इसमें जोड़ा प्रॉफिट और ये पूरा बन के तब जाके क्या बना सेलिंग प्राइस। अब इसने मुझे बोल दिया है कि मैं सेल का 60% कॉस्ट है, तो सेल का 60% अगर कॉस्ट है, सेल कितनी है 100%, 100% का 60% कॉस्ट है, तो ये कितना हो गया 40%। तभी तो मिलकर ये दोनों मिलकर बनेंगे ये 100%, समझ में। तो मैंने भी वही लिखा है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितनी है 60, सेल 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया 40। ये मुझे गिवन था कि सेल का 60% है कॉस्ट, ये गिवन था मुझे यहाँ पर, तो मैंने लॉजिक लगा लिया कि 60 और 100 में डिफरेंस कितना आ रहा है 40। 40% अगर मुझे किसी का गिवन हो तो मैं 100% मैथमेटिक्स के व्यू से निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है बस। तो अब हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 सैम्पल पेपर नंबर 6 का हम लोग 14 कर रहे हैं। इसमें ये कहता है गिव द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एनी 3 एक्सटर्नल यूज़र। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अकाउंटिंग यूज़र टोटल 10 होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा माटी आपकी बुक के अकॉर्डिंग यूज़र्स कितने हैं 10 हैं। सर कैसे, 3 होते हैं इंटरनल और 7 होते हैं एक्सटर्नल। 3 होते हैं इंटरनल और 7 होते हैं एक्सटर्नल। मैं 3 इंटरनल बता देता हूँ, ओनर, नेक्स्ट मैनेजमेंट या मैनेजर, अगला वर्कर या एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर के होते हैं और जिनको मतलब होता है हमारी अकाउंट से कि हमारा जिस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस कितना चल रहा है। ओनर को ये इंटरेस्ट होता है कि मैंने जो पैसा लगाया है वो सही ट्रैक पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, लॉस तो नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट इसलिए अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ये असिस्ट करने के लिए कि क्या मैनेजमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है उसके अंदर, ठीक है।
और वर्कर और एम्प्लॉय के अंदर, वर्कर और एम्प्लॉय के जो होते हैं उनको ये मतलब होता है कि जिस कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब सिक्योर है या नहीं, कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, हम अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं और आगे जाके ये कंपनी ही बंद हो जाए। तो उनको ये इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अकाउंट्स को जानने में। तो ये है यूजर्स इंटरनल। अब क्वेश्चन में बोला गया है गिव द इंफॉर्मेशन एंड नीड ऑफ एनी 3 एक्सटर्नल यूजर। 3 एक्सटर्नल यूजर कौन होता है? जो आपको उधार माल सप्लाई करता है, दैट इज सप्लायर। जो आपको उधार माल सप्लाई करता है ये बाहर का बंदा होता है जो हमारी कंपनी को माल भेजता है। ये माल तभी हमको भेजेगा, हमारी पहले बैकअप देखेगा कि क्या ये बंदा हमारे आगे जाकर पैसे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो ये पहले मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, मेरी सॉल्वेंसी को देखेगा कि कहीं मैं इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहा हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा डेप्ट तो नहीं है, मेरी एसेट्स कितनी है, मेरे पास पैसा कितना है, कर्जा कितना है, कोई लायबिलिटी तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानकर ही वो मुझको उधार माल सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल यूजर है जिसका इंटरेस्ट क्या है कि आगे जाके ये मेरा पैसा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होता है हमारे ऊपर, इसलिए वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि कहाँ से इनकम आ रही है और कहाँ पर खर्चे जा रहे हैं और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस प्रॉफिट पर कितना टैक्स अप्लाई होना चाहिए और वो टैक्स गवर्नमेंट खाते में जमा कराएंगे। टैक्स तभी कैलकुलेट हो सकता है जब प्रॉफिट पता होगा। प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब तक ये गवर्नमेंट नहीं देखेगी तब तक आपके प्रॉफिट एंड लॉस को वो कंसीडर नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है टैक्स लायबिलिटी लेने का। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सटर्नल। तीसरा एक्सटर्नल यूजर है पब्लिक। पब्लिक हमारा गुड्स लेती है। बिजनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता होगा, कोई ना कोई सर्विस देता होगा, तो पब्लिक को ये इंटरेस्ट होता है कि जिस फर्म या जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कंपनी कितनी अच्छी है। जैसे हम कोई भी साबुन लेने जाते हैं, सर्फ लेने जाते हैं, तो ये देखते हैं आईटीसी ब्रांड का है, किस कंपनी का है, निरमा है। अगर कोई बोलता है लोकल है, जैसे गलियों में होता है कंपनी का प्रचार है, आपका फ़ायदा है, लेकिन लोग तब भी नहीं लेते हैं, सस्ते में भी नहीं लेते। बिकॉज द रीज़न बिहाइंड क्या है इसके पीछे कि पब्लिक ये देखना चाहती है कौन सी कंपनी का है। अगर आईटीसी ही कोई भी नया नाम ले आए तो वो बिक जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, उसने प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो स्टेटस जानते हैं ये लोग हमारी बैलेंस शीट और एसेट्स की लायबिलिटी को देखें कि ये कंपनी की अगर अच्छी पोजीशन होगी तभी वो अच्छा प्रोडक्ट में माल लगाएगा, तभी वो हमारे रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो पब्लिक की उससे इमेज बनती है। तो ये 3 एक्सटर्नल यूजर है जिनका इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है। अब इसी के अंदर एक और दे रखा है, और में नेक्स्ट में दे रखा है, मैं इसी का और 14 का और बता रहा हूं। ये पूछता है मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। आज मैं आपको मैचिंग प्रिंसिपल बताता हूं क्या होता है। बेटे मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि 12 महीने की अगर इनकम है तो 12 ही महीने के एक्सपेंस होने चाहिए। मेन वर्ड मैच का मतलब ये नहीं एक्सपेंस और इनकम का अमाउंट मैच, वो कहना चाहता है पीरियड मैच होना चाहिए। पीरियड, अमाउंट से उसे मतलब नहीं है। अमाउंट तो 50,000 हो सकता है, यहाँ 1 लाख हो सकता है, यहाँ 20 लाख हो सकता है, तो यहाँ 50,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। उसे अमाउंट से मतलब नहीं है, उसे मतलब है पीरियड से कि आपका पीरियड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ बेटे। जब रेसलिंग होती है तो फिर 18 साल के आदमी को 18 साल के आदमी से लड़वाया जाता है। अगर आप ज़्यादा भारी या बड़े आदमी से किसी को लड़वाओगे, छोटे को, तो वो लॉयल कंपटीशन नहीं माना जाएगा, वो क्या बोला जाएगा? पार्शियलिटी है। तो ऐसे ही बेटे अगर आप 12 महीने की 9 महीने की इनकम को अगर आप 12 महीने के एक्सपेंस से तोलेंगे आपको तो लॉस नज़र आएगा ही आएगा बेटे। आप इनकम ले रहे हो सिर्फ 9 महीने की और एक्सपेंस ले रहे हो 12 महीने के, तो प्रॉफिट कहाँ से नज़र आएगा? खर्चे हैं 12 महीने के, इनकम है 9 महीने की, लॉस तो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसे ही बेटे आप इनकम ले रहे हो 15 महीने की और एक्सपेंस ले रहे हो 12 महीने के, आपको तो प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जितने महीने की इनकम लोगे उतने ही महीने की एक्सपेंस लोगे। ये मैच करने चाहिए। पीरियड, आई एम अगेन रिपीटिंग द वर्ड पीरियड। द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच विद द इनकम एंड एक्सपेंस। द पीरियड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट।
तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपके इनकम का पीरियड और एक्सपेंस का पीरियड मैच करना चाहिए, तब फिर देखिए कि 12 महीने में कितनी कमाई हुई और 12 महीने में कितने खर्चे हुए। इसी कारण से बेटे आप आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हो और प्रीपेड को माइनस करते हो। अगर आपने 15 महीने के ले रखे हैं तो आप 3 महीने के प्रीपेड को माइनस करेंगे, और अगर आपने 9 महीने के ले रखे हैं तो आप 3 महीने के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, ताकि बराबरी का कंपटीशन हो सके। समझ में आई मेरी बात? मैचिंग प्रिंसिपल अभी कह रहे हैं इसके अंदर डेप्रीशिएशन का क्या रोल है, कि डेप्रीशिएशन अप्लाई क्यों होता है। इस प्रिंसिपल को डेप्रीशिएशन पे अप्लाई करके दिखाइए। बेटे एक बात बताइए, आपने सारे खर्चे ले लिए, आपने ले लिया कपड़ा, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े की मिल है, क्या आपने, हाँ जी, पेट्रोल ले लिया, फ्यूल ले लिया, ये ले लिया, पेट्रोल ले लिया, फ्यूल ले लिया, कपड़े ले लिए, बिजली का बिल ले लिया, पानी का बिल ले लिया, वेजेस ले ली, सैलरी ले ली, सब ले लिया। बेटे जो मशीन है वो भी तो घिस रही है, उसको कौन लेगा? वो खर्चा नहीं है क्या इस कपड़े के अंदर? क्या इस मेरी मशीन जब मैंने खरीदी थी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, वो दुकान वाले ने बोल दिया था ये सिर्फ 10 साल चलेगी, और मैंने जो इस साल सेल करी है, क्या उस कॉस्ट के अंदर इस मशीन की 1 साल का डेप्थ नहीं आना चाहिए? वो भी कस्टमर से लेना चाहिए नहीं चाहिए क्या? अच्छा, ये जो मैंने एक्सपेंस बताए हैं, सैलरी, रेंट, ये है वेरिएबल एक्सपेंस। क्या फिक्स एक्सपेंस नहीं आएंगे? ये जो बिल्डिंग यूज हो रही है इसका पैसा कौन देगा? ये जो मशीन यूज हो रही है इसका पैसा कौन देगा? बिल्डिंग का तो रेंट ले लिया आपने, मशीन का क्या लिया? फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन कहाँ गई? तो मशीन पे लगता है डेप्थ, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सपेंस। तो जब 12 महीने के खर्चों की बात होगी तो आप डेप्रीशिएशन को भी कंसीडर करेंगे, तभी एक लॉयल कॉस्ट निकल पाएगी। अगर आपने डेप्रीशिएशन नहीं लिया तो इसका मतलब आपने कॉस्ट का पार्ट छुपा लिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। सर कोई प्रॉफिट क्यों ज्यादा दिखाना चाहेगा? बेटे अलग अलग बिजनेस के अलग अलग मोटिव होते हैं। अगर आप 9 महीने के खर्चे दिखाओगे, 12 महीने की इनकम दिखाओगे, तो 12 महीने के क्या हो जाएंगे खर्चे? 12 महीने की इनकम दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो गया? ज़्यादा। अगर किसी बंदे को कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो वो क्या देखता है? प्रॉफिट। उसको दिखाएगा, बताएगा 9 महीने के खर्चे, हमारे तो 1 लाख रुपए खर्चे होते हैं 9 महीने में, ये नहीं बताएगा। हमारी तो 2 करोड़ इनकम होती है 12 महीने में, ये नहीं बता रहा। तो 12 महीने के खर्चे को 9 महीने के खर्चे से कंपेयर करेगा तो प्रॉफिट तो नजर आएगा ही। ये तो हो गया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो फायदा है। गवर्नमेंट आ रही है तो वो कहती है ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा टैक्स, तो उनको क्या कहते हैं? 15 महीने के खर्चे और 12 महीने की इनकम। खर्चे हैं साहब हमारे 50 लाख, इनकम है साहब हमारी सिर्फ 60 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट। अरे बेवकूफ़, फिर 15 लाख के एक्सपेंस दिखाए हैं, तो ये क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होना जरूरी है। अगर 15 महीने की इनकम है तो 15 ही महीने के एक्सपेंस लाओ, अगर 12 महीने की इनकम है तो 12 ही महीने के एक्सपेंस लाओ, तब मैच होगा प्रॉफिट असली। तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। और डेप्रीशिएशन का इसमें ये रोल है कि आप कॉस्ट में डेप्रीशिएशन को भूल जाते हैं। तो डेप्रीशिएशन, मशीन भी तो घिस रही है ना, वो भी तो कॉस्ट का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि डेप्रीशिएशन मैचिंग प्रिंसिपल का एक वन ऑफ द एक्सपेंस है जिसे कंसीडर करना जरूरी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, 14 का फर्स्ट वाला और वाला।